नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ, और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और आप सबको नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और सभी लोगों को प्रदीप जी, इन ऑल लाइकलीहुड चांद रात विल बी टुमारो। यस यस। लग ऐसा रहा है कि द मून विल बी साइड टुमारो, व्हिच मींस ईद विल बी ऑन मंडे। सो ईद की बहुत 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 शुभकामनाएं सबको, ईद मुबारक। उसके अलावा कल गुड़ी पड़वा है, सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी फ्रॉम महाराष्ट्र। द महाराष्ट्र न्यू ईयर स्टार्ट्स टुमारो, सो एवरीबॉडी लेट्स होप दिस विल बी अ ग्रेट फैंटास्टिक न्यू ईयर। और उसके अलावा चैत्र नवरात्रि also begins tomorrow. Yes. Oh, what an auspicious day! It is absolutely fantastic. So, Pradeep ji, the day is very auspicious, but our finance minister and deputy CM अजीत दादा पवार साहब, उन्होंने साफ कह दिया सभी किसानों को कि भैया लोन माफी नहीं हो रही है, अपना जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो भर दीजिए 31 तक। प्रदीप जी, very big disappointment. Don't you think? But he's actually truly, Ajit Pawar is a person who calls a spade a spade. If there's no money in the treasury, he's frank about it. He said, "Abhi vyavastha nahi hai. Now I can't give you any kind of farmers loan waiver. You pay your dues and pay it on time. We might probably think about it next year." So it's very clear. But the point is, you have made some promises that the opposition says. आपने promise किया था. Promise क्या हो गया? तो जैसे जितेंद्र अवार्ड बोल रहे हैं, दादा क्या हुआ तेरा वादा, दादा क्या हुआ तेरा वादा। तो ये बार बार लोग पूछेंगे कि फार्मर्स इश्यूज आपके टॉप प्रायोरिटी में नहीं है। तो अपनी लाड़की बहन ने पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया है, पूरे ट्रेजरीज को खत्म कर दिया है, पूरे ट्रेजरीज बैंकरप्सी में, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट से पैसे खींच के लाड़की बहन को दिया जा रहा है। सो व्हिच मीन्स प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ, there may actually be some truth in the allegation that Mr. Kokate made. इसे कि मेरे डिपार्टमेंट से उठा करके आपने इधर डाल दिया है। कोकाटे फ्रॉम एनसीपी, यस, शिरसाट फ्रॉम शिवसेना, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बोलने लगे कि भाई हमारे डिपार्टमेंट के पैसे आप वहां पर इस्तेमाल कर रहे हो, हमको बोलो तो सही, हमको बोलो तो सही, यू आर नॉट इवन टेलिंग अस। एंड राइट नाउ विद अस, आई थिंक वी गॉट absolutely wonderful guest at the moment with us, Mr. Rakesh Shetty of the Congress. After a long time, I think he's with us. Rakesh Shetty साहब नमस्कार। नमस्कार बजाज साहब। I can't see you. I wonder why I can't see you. Gentlemen, yes, I can see you now. Rakesh Shetty साहब नमस्कार। After a long time. आप लोग को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि भी है, कल से शुरू हो रही है। और probably चांद रात will also be tomorrow, so which means Eid will be on Monday. So wonderful day, absolutely wonderful. और राकेश प्रजापति साहब from the समाजवादी पार्टी at the moment from बदायूं with us. प्रजापति साहब देखिए, मुझे याद रहा आप बदायूं से हैं। जी शुक्रिया। प्रजापति साहब आपको भी बहुत 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 मुबारक हो। एक तो चांद रात होगी कल, जहां तक सबका कैलकुलेशन है, तो ईद होगी मंडे को, तो ईद की पहले से ही मुबारकबाद। उसके अलावा कल गुड़ी पड़वा है सर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्रियन न्यू ईयर, नया साल कल से शुरू होता है, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी है कल, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आता हूं प्रजापति साहब आपके पास एक सेकंड में। राकेश शेट्टी साहब, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिप्टी सीएम हमारे अजीत दादा पवार साहब ने साफ कह दिया कि साहब किसानों का लोन कर्ज माफ नहीं होगा। तो सर फिर इलेक्शन में अनाउंस करने की जरूरत क्या थी? ये तो सर अब हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब जो बोल रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, दादा क्या हुआ तेरा वादा, सर ये तो हो गया ना, मतलब कि लाड़की बहन में ही सारा बजट जा रहा है। जैसा अभी प्रदीप जी बोल रहे थे, ऑल द फंड्स आर बीइंग डाइवर्टेड टू द लाड़की बहन। राकेश शेट्टी साहब देखिए, लाड़की बहन में 33,000 करोड़ का प्रोविजन इन्होंने रखा है जी। और आपको याद होगा कि चुनाव लड़ते वक्त जो महायुति की सरकार है, उन्होंने वादा किया था बहनों से कि जो 1500 रुपया पर महीना आएगा वो 2100 हम बढ़ा के देंगे जी। आज 5 महीना हो गया, इन्होंने 2100 नहीं किया, बल्कि जो 1500 रुपया भी मिल रहा था, अगर वो महिला के घर पे टीवी है तो नहीं मिलेगा, कोई नौकरी है किसी बच्चे का तो उसको नहीं दिया जाएगा,
किसी के घर में टू व्हीलर है तो नहीं दिया जाएगा। अच्छा, कोई फ्लैट में रहता है, एसआरए का फ्लैट में भी रहता तो नहीं दिया जाएगा। ऐसे सारा त्रुटि डालकर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा जो ये नंबर्स है ये कम होके 50% से कम हो जाएगी। जी जहां तक फार्मर डिस्ट्रेस का सवाल है, 2 वादा किया था इन्होंने किसानों से। पहला तो इन्होंने एमएसपी का वादा किया जो 2014 से अभी तक कभी पूरा नहीं किया। उसके अलावा ये विधानसभा से पहले इन्होंने कहा था कि ये जो मोटर पंप होते हैं जी जो किसान में नौकेरे जी पानी निकालकर उनके खेतों तक भेजा जाता है, इसका बिजली का बिल माफ किया जाएगा, मतलब पर्टिकुलरली उस मोटर का। यस और इट विल हैव अ सेपरेट मीटर एंड कनेक्शन सो दैट उसको इवेलुएट कर सकते हैं और उसको माफ कर सकते हैं। मगर हमने देखा कि इन्होंने ये भी माफ नहीं किया। आज 5 महीना हो गया। उसके अलावा आप देखिए महाराष्ट्र में जब से नई सरकार आई है, अगर आप एवरेज निकालोगे तो 4 किसान पर एवरी डे, मतलब एवरी डे 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और हमने देखा कि ये पिछले 100 दिन में क्या हुआ महाराष्ट्र में, एक के बाद एक मर्डर केस, संतोष देशमुख का जो मामला आया, उसके बाद इनके एक मंत्री को राजीनामा देना पड़ा। तो ऑल इज नॉट वेल इन दिस महायुति सरकार। और जो वादा इन्होंने किया था इलेक्शन पोल्स के दौरान, वो कोई भी वादा ये पूरा नहीं कर रहे। शेट्टी जहां साहब, तक शेट्टी साहब, सौगात मोदी के माध्यम से अब बीजेपी मुस्लिम आउटरीच, मुसलमानों के लिए 32 लाख रमजान किट मोदी साहब के तरफ से, सौगात मोदी। हाउ डू यू सी दिस रीच आउट टू मुस्लिम्स? कैसे आर यू फीलिंग इट जेन्युइन फीलिंग्स फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द पुअर मुस्लिम्स? मुझे नहीं पता ये क्या स्कीम है। एक बार तो एक तरफ इनके ही लोग, इनके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों को गालियां देते हैं, मारने की बात करते हैं, इनको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ये कहते कि पूरे जीवन में अगर कभी मैंने हिंदू मुसलमान किया होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी शाम को आके कहते 1 नेशन 1 इलेक्शन, और अगले दिन इलेक्शन कमीशन जो हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू का इलेक्शन हमेशा साथ में होता तो उसको अलग अलग कर देते। मतलब इनका जो हाथी के कहते हैं दिखाने के दांत अलग है और खाने के अलग। मतलब एक, अगर आप जेन्युइनली, आज इनके पास मैंडेट है लोकसभा में तो ठीक है, इनके पास बैसाखी की सरकार है, महाराष्ट्र में तो मैंडेट है, आप सरकार चलाइए ना। व्हाई नॉट वी टॉक, अपना जो सोशल फैब्रिक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेकर। तो राकेश शेट्टी साहब, एक छोटी सी बात सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आफ्टर दैट आई विल गो टू मिस्टर प्रजापति। सर, जब भी कोई बहुत बड़ी चीज डिस्कस होने वाली होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बजट सेशन यहां पर शुरू हुआ, जैसे ही बजट सेशन शुरू हुआ फौरन औरंगजेब की कब्र आ गई, 318 साल पुरानी कब्र औरंगजेब की आ गई सर। फिर उसके बाद वो दिशा सालियान आ गई, फिर कुणाल कामरा आ गया। सर ये क्या चल क्या रहा है? देयर वाज नो डिस्कशन एट ऑल ऑन बेसिक इश्यूज। जैसे फार्म लोन वेवर है उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। जो आपने अभी अभी बताया कि जो पंप हैं, वाटर पंप टू पंप वाटर इनटू द फील्ड्स, आज की तारीख में उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो माफ करने की बात हुई थी उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। फार्मर्स को जो इंश्योरेंस मिलनी चाहिए थी, वो 1 रुपए वाली जो इंश्योरेंस है उसमें जो त्रुटियां हैं उसके ऊपर जो डिस्कशन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। उसके अलावा सर मराठवाड़ा में अनसीजनल रेन हो रही है, बारिश हो रही है, और कई कई जगह पे सूखा पड़ा हुआ है। वाटर प्रॉब्लम महाराष्ट्र में इतनी जबरदस्त होने वाली है, इतनी जबरदस्त होने वाली है अप्रैल में, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग मुंबई। उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम क्या बात कर रहे हैं? औरंगजेब। और अब एक और बात आ गई है सर, आज तक वाग्या, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज पेट डॉग, आई लव डॉग्स बाय द वे, अब उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। सर ये क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन? शेट्टी साहब देखिए, यूएसए ने अपना चैट जीपीटी लॉन्च किया, चाइना ने अपना डीप सीक करके अपना एआई लॉन्च किया, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे और
कब्र के अंदर जो औरंगजेब 300 साल पुराना जिनका इतिहास है उसको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि हमारे लोगों का जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट है, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, इसलिए उनको डाइवर्ट करने के लिए ऐसे इश्यूज सामने रखते हैं, एंड दैट टू हेट्रेड का हिंदू मुस्लिम वाला इशू, जी ताकि आप रियल क्वेश्चन सरकार से पूछो मत। जी मतलब आपको याद होगा वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा हवाबाजी कर दिया था चुनाव से पहले, अब क्या हो गया वक्फ बोर्ड का? मोदी जी तो बात ही नहीं कर रहे। वक्फ बोर्ड का वो बात करते थे कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारा लैंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा लैंड वक्फ बोर्ड के पास है, वो लैंड हम क्या हो गया उसके बाद? मतलब आप 10 साल तक सरकार में रहे और आपको तभी ये सारा चीज नहीं आता है, याद नहीं आता, सिर्फ चुनाव से पहले ये सारा चीज आप लोगों के बीच में लाते हैं और आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। मुगल की बात करते हैं, 300 सालों में जो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, जलियांवाला बाग किया, क्यों ब्रिटिश के बारे में आप बात नहीं करते? जी क्योंकि आपको पता है, क्योंकि क्रिश्चियंस जो है वो देश में सिर्फ 5% है और उनको बोलने पे हमको राजनीति नहीं होगा। मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे तो क्योंकि करेक्शन सर, sizable- करेक्शन, मुझसे क्रिश्चियंस आर ओनली 2%। हाँ, मतलब 5% से मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्टेंट्स, देन एवरीबडी इंक्लूडेड सर, 2%। सो उनके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए ये कितना सिलेक्टिव है लोग। बट शेट्टी साहब, बुलडोजर महाराष्ट्र में और यूपी में चल रहा है, इन उसको कंपेयर करेंगे कि सौगात है मोदी है सौगात, तो एक मैच होगा। यू थिंक द मुस्लिम आउटरीच विल वर्क? शेट्टी साहब नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए नरेंद्र मोदी जी को देश का डेवलपमेंट का बात करना चाहिए। आज अभी भी आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बारे में ही बात करते रहोगे, पुराना इतिहास, और ये जो सौगात की बात हो रहा है, तो पहला तो आपको वीएचपी और आरएसएस को बोलना चाहिए कि ये जो हेट्रेड ग्राउंड लेवल पे फैला के रखा है उसको अब बंद करना चाहिए। और ये नवरात्रि के दौरान अभी मैं आप ही के इसमें देख रहा था कि बनारस में वो वेजिटेरियन, मतलब मटन शॉप, चिकन शॉप सब बंद रहेगा। जी ये भी राइट टू फूड है। आप मुझे बताइए ना, हम महाराष्ट्र में, मैं तो मुलुंड में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे तो यहाँ का जो गांव देवी है उसको चिकन और मटन तो हम लोग चढ़ाते हैं, तो ये महाराष्ट्र का कल्चर है। तो आप क्या चाहते हैं? हम हमारे माता जो है, गांव देवी माता है जो हमारी देवी है, कामाख्या में क्या होता है सर? जी कामाख्या माई से हिंदू टेम्पल, दैट्स राइट, वहां पे क्या होता है? बलि दिया जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट शक्तिपीठस, सबसे बड़ा शक्तिपीठ और है। आप जी हाँ। और महाराष्ट्र के हर गांव में सर मछुआरे जब जाते हैं उसके पहले भी बोट निकालने से पहले जी। चिकन की बलि दिया जाता है। आप क्या चाहते हो कि हम लोग सब वेजिटेरियन हो जाए? ऐसे होता नहीं है। आपको अगर वेजिटेरियन का पालन करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को उनको करिए, वी रिस्पेक्ट दैट, मगर आपका नवरात्र है तो हमारा भी भगवान को हम क्या करना चाहते हैं आप? मतलब वेजिटेरियन स्टेट करना चाहते हैं क्या? सो लेट्स गो टू मिस्टर प्रजापति जी। और मैं आपको बता रहा हूँ जी बोलिए सर। इनके जो ये जिनको मानते हैं वीर सावरकर जी को, वो तो पूरी प्रॉन्स खाते थे। आपको एक किस्सा बताता हूँ। महात्मा गांधी जी गए थे सावरकर साहब को मिलने इंडिया हाउस लंदन में, तो वो प्रॉन्स पका रहे थे एंड ही ऑफर्ड इट टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी बोला नहीं नहीं, मैं तो प्रॉन्स नहीं खाता, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो क्योंकि वीर सावरकर साहब का बुक में है, उन्होंने कहा इफ यू वांट टू टेक डाउन द ब्रिटिश एम्पायर यू नीड प्रोटीन्स, और इसके लिए आपको तो खाना चाहिए। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का बुक है, वो जब यूएस में लेक्चर देने के बाद बाहर आते हैं, उसके बाद वो वहां पे रेस्टोरेंट पे, कैफे में बीफ खा रहे थे। कोई आके कहा वाजपेयी जी को कि आप तो बीफ खा रहे, तो उन्होंने बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। वाजपेयी जी ने ये कहा कि ये तो अमेरिकन गाय है, हिंदुस्तानी गाय तो नहीं है। तो देखिए ये जो वेजिटेरियनिज्म के नाम पे टेररिज्म फैला रहे हैं ना, इसको बंद करना चाहिए। Right. So, Shailesh Sahab, I'll come back to you in just a second. Mr. Prajapati has not spoken at all. And we welcome Shailesh Pandey Sahab. Shailesh Pandey Sahab, आपका स्वागत है शो में। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। कल गुड़ी पड़वा है, पहली नवरात्रि भी है, चैत्र नवरात्रि, और उसके अलावा शायद चांद रात भी कल हो जाएगी, यानी ईद की भी मुबारक आपको, सब एडवांस में। लेकिन उसके पहले प्रजापति साहब के पास जाता हूं।
प्रजापति साहब, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा स्मारक बनने वाला है, ये कहा गया है, और उसके लिए लैंड एक्विजिशन वगैरह जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। साथ में राणा सांगा को लेकर के जो आज की तारीख में कंट्रोवर्सी चल रही है सर, उसको आप किस प्रकार देखते हैं, राणा सांगा को लेकर के? अब आप बोलें सर, प्रजापति जी। सर योर फोन इज ऑन म्यूट सर, आपका फोन म्यूट पर है। प्रजापति साहब, आपने अपना फोन म्यूट पे करा हुआ है। प्रदीप जी, जी बोलिए सर। इतिहास के जो पन्ने हैं उनमें जो दर्ज हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता, जी और इस इतिहास के पन्नों के आधार पर ही जो हमारा भारत का सबसे पुराना न्यूज चैनल था, जिसे देख करके लोग राम के बारे में जानना शुरू किया, जिसके बारे में लोगों ने कृष्ण के बारे में जानना शुरू किया, रामायण और महाभारत जब चला करती थी तो पूरे देश सड़कें जाम करके देखा करता था। जी उसी डीडी चैनल पर एक नाटक है, उस नाटक की क्लिप आजकल खूब वायरल हो रही है। उस क्लिप में साफ राणा सांगा को दिखाया जा रहा है कि राणा सांगा कह रहे हैं कि मैंने बाबर के पास खबर भेजी है, एक तरफ से बाबर जो है दिल्ली पर आक्रमण करेगा, ठीक उसी समय पर मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा, क्योंकि इब्राहिम को हराना था। तो अब ये अगर हमारे सांसद ने इस बात को उठा दिया तो ये बुरा मान गए। वहीं दूसरी ओर एक बीजेपी के विधायक, वो भी आजकल क्लिप बहुत वायरल हो रही है, वो जोधाबाई और अकबर के रिश्ते को बता रहे हैं, तो बड़े हंसते हुए अंदाज में, मुस्कुराते हुए अंदाज में बीजेपी के विधायक ने कहा है, क्या जोधाबाई और अकबर के बीच कोई लव अफेयर था? क्या वो कभी कॉफी शॉप पर मिले? क्या वो क्लासमेट थे? क्या कहीं लॉन्ग ड्राइव पर गए? नहीं गए ना। तो क्या था? किस तरीके से बहन बेटियों को देने का काम इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। किसने बहन बेटियों को देने का काम मुगलों के लिए किया था, ये पूरे इतिहास में दर्ज है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इन लोगों के बयान गलत हैं तो करणी सेना वाले लोग कब डीडी न्यूज चैनल, डीडी नेशनल जो चैनल है, उसके प्रोड्यूसर के घर पर जाएंगे और उस विधायक के घर पर कब जाएंगे? कई घटनाएं हैं जिनकी वीडियो क्लिपिंग आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। करणी सेना के लोग इनके घरों पर क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारे सांसद जी ने अगर वही बात खड़े होकर के वहां कह दी तो लोग उन पर। दूसरी बात देखिए, महाराणा प्रताप क्षत्रिय थे, महाराणा प्रताप हमारे देश की आन बान शान थे। राणा सांगा भी देश के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन देश के लिए दूसरा काम भी किया, वो पूरा देश देख चुका है, जान चुका है। मेरा साफ साफ ये कहना है इस मामले में कि इतिहास के पन्नों में कोई चीज अगर एक बार दर्ज हो जाती है जी, उस दर्ज की हुई चीज को कोई भी नहीं बदल सकता। प्रजापति जी, करणी सेना सही, चाहे भारतीय जनता पार्टी सही, चाहे आरएसएस सही, ये वो लोग हैं आरएसएस के जो देशभक्ति में नहीं बल्कि देशद्रोही की तरह कार्य कर रहे थे और अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे कि हमें छोड़ दीजिए, हमें निकाल दीजिए, हम आगे से देशभक्ति में भाग नहीं प्रजापति जी, प्रजापति जी, चीफ मिनिस्टर, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस मामले में कि अगर हमारे सांसद जी ने कहा है, कल आगरा में उन्होंने कहा था कि कहाँ है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है योगी जी की पुलिस, कहाँ है योगी जी का शासन, कहाँ है योगी जी का प्रशासन, कहाँ है योगी जी का एलआईओ, कहाँ है इंटेलिजेंस? बताइए। बट योगी जी, प्रजापति जी, मैंने तो एक न्यूज डिबेट में कहा था, प्रजापति जी, योगी जी कह रहे हैं, बात ही करनी थी योगी जी, अभी एक बस 10 सेकंड और, हाँ। 10 सेकंड और, उन्हें बात ही करनी थी या अपनी विरोध प्रदर्शन करना ही था तो दिल्ली में जंतर मंतर बना हुआ है, उसके लिए दिल्ली में करते। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में इको गार्डन निर्धारित है,
ऐसे ही आगरा के अंदर कमिश्नरी के पास या डीएम कार्यालय के पास में कोई जगह निश्चित होगी? आप किसी के घर में जाकर के विरोध प्रदर्शन करोगे? ये क्या कह दिया? हमारे सांसद जी ने कहा है कि या तो योगी जी, फिर बताया जा रहा है कि 12 तारीख को आने वाले हैं वो लोग। अगर 12 तारीख को वो लोग आने वाले हैं तो योगी जी अपने देख ले, नहीं तो योगी जी हमें खुला छोड़ दें, हम अपने अपने स्तर से देख लेंगे। प्रजापति जी, योगी जी खुद कह रहे हैं, योगी जी खुद कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैंने यूपी को बना दिया है कि मुसलमान अगर सेफ है, मुसलमान पूरे देश में अगर सेफ है तो यूपी में सबसे ज्यादा सेफ है, मुसलमान यूपी में सबसे ज्यादा सेफ है। तो इस कमेंट को कैसे देखते हो? और आगे जाके मोदी जी का सौगात है, मोदी सौगात है, मोदी जो राशन किट दे रहे, सॉरी किट, रमजान किट दे रहे, तो भाईचारे का संदेश मोदी जी की तरफ से। और योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे सेफ उत्तर प्रदेश में है। इस पर क्या कहोगे प्रजापति साहब? प्रदीप जी, जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, ये लोग एक तरफ तो मुस्लिमों के प्रति लोगों में, आम लोगों में नफरत भरने का काम करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं। वहीं दूसरी ओर बड़े, मैं उसके साथ बताना चाहता हूं, वहीं ये लोग जीजा, मौसा, फूफा बनाने का काम करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो मुरली मनोहर जोशी का दामाद कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी किसके यहाँ पर है? लाल कृष्ण आडवाणी की भतीजी किसके यहाँ पर है? अभी अभी की घटनाएं, ओम प्रकाश बिरला ने किसके साथ शादी, बेटी की शादी किसके साथ हुई है? प्रवीण तोगड़िया जी की बेटी की साथ किसकी शादी हुई है? मोहन भागवत की भतीजी की शादी किसके साथ हुई है? आरएसएस के प्रमुख पहले रहे रामपाल सिंह, उनकी बेटी की शादी किससे हुई है? सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी की शादी किससे हुई है? तो वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आप करो तो रासलीला, बाकी करे तो सब करेक्टर ढीला। ये कौन सा तरीका हुआ तो प्रजापति कि साहब, I आप am जीजा, impressed. मौसा, फूफा तो बनाने को तैयार है, लेकिन हम लोगों के दिलों में और नफरत भरने का काम करते हैं। तो ये नहीं प्रजापति साहब, I am चलेगी, ये very दोहरी impressed नीति with नहीं you. चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रजापति साहब, आपको मैरिजेस और वेडिंग्स के बारे में इतनी नॉलेज है, जबरदस्त सर, फैंटास्टिक। आई डिडंट नो, बट एनीवे, मेरा और उसके बाद एक छोटा सा कमेंट सर मैं चाहता हूं आप उत्तर प्रदेश के बारे में कहें, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर स्मारक बनता है आगरा में, आगरा फोर्ट के पास, क्योंकि वहां से वो भागे थे, और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे म्यूजियम बनेगा, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तुलजा भवानी का जो मंदिर है महाराष्ट्र में, उसका रेप्लिका भी बनेगा वहां पर। एक और मंदिर बनेगा, बहुत ही भव्य मंदिर बनने वाला है तुलजा भवानी का वहां पे। तो सर, कहने का मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में जिस प्रकार राम लला का जो मंदिर बना है, वहां पे जो टूरिस्ट फुटफॉल्स आ रहे हैं, और इधर काशी विश्वनाथ में सर ताजमहल से ज्यादा टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, तो एक और जगह बन जाएगी जहां पर यूपी को इतना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। सर प्रजापति साहब, इस विषय के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए राजीव जी, मेरा तो मानना अलग है, मैं एक शिक्षक हूं। मैं इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनको एक आस्था का केंद्र मानता हूं। ये एक आस्था के केंद्र हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तर्क करने के लिए शिक्षा जरूरी है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी। कि जब भी आप अपने बेटे को बेटी देखने जाते हैं, पास पड़ोस के लोगों को या किसी को भी बेटी देखने जाते हैं, तो आप उससे ये नहीं पूछते कि तुमने कितने व्रत किए, कितनी बार दिन में पूजा की, कितनी बार तुम मंदिर गए, कितनी बार तुम मस्जिद गए, कितनी बार चर्च गए। आप उससे उसकी योग्यता पूछते हैं कि आपकी योग्यता है, कितना पढ़े लिखे हो, हाई स्कूल में कौन सी डिवीजन है, इंटर में कौन सी डिवीजन है, बीए किया है, बीएससी की है, बीटेक किया है। तो मेरा मानना यह है कि इस देश में शिक्षा पर बात होनी चाहिए, इस देश में अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बात होनी चाहिए। क्या बात है सर। तो सेवा सुरक्षा जो बार बार योगी साहब कह रहे हैं कि सेवा सुरक्षा सुशासन जिस प्रकार से मैं मेंटेन कर रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में, ये कभी 2017 से पहले किसी ने नहीं देखा था। पहले हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में जहां रॉयट्स होता था, दंगे होते थे, आज उत्सव हो रहा है, मेला हो रहा है, एक प्रकार का उल्लास हो रहा है। तो ये परिवर्तन बीजेपी की वजह से हो गया है। प्रजापति साहब। प्रदीप जी,
अभी इनके 8 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम हो रहा था। वहां पर एक पूर्व विधायक और ब्लॉक प्रमुख के बीच जूते लाते और बोतल फेंकने का भी कार्यक्रम इस प्रदेश में हो रहा है। तो ये वो लोग हैं जो झूठ परोसने का काम करते हैं। वास्तविकता ये है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जनता बुरी तरह से त्रस्त है। परसों ही मैंने आप लोगों के बीच में 3 दिन पहले बैठा हुआ था, तो मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन मेरे प्रजापति समाज के साथ घटनाएं नहीं हो रही हैं। लगातार मैं गिना दूंगा, मेरे ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, उस ट्विटर हैंडल पर डेली मैं डाल रहा हूँ। रोज घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रजापति समाज के साथ, रोज मर रहे हैं और किसी भी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने बताया था कि 146 प्रजापतियों की हत्या हो चुकी है, लेकिन 2-4 मामलों को छोड़ करके यहाँ तक की रिपोर्ट लिखने का काम भी नहीं होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से विफल हो चुका है। सर, ये 146 कितनी देर में हुए हैं सर? एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में दमकल विभाग कहाँ चला गया? दो लड़कियां थी, वो ऊपर से 5वीं मंजिल से कूद जाती हैं बेचारी जान बचाने के चक्कर में, लेकिन कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचती। क्या लाइन ऑर्डर है? कुछ नहीं है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर है। एनसीआरबी के डाटा देख लीजिए, क्या डाटा है, किस तरीके से थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, थानों में सुनाई नहीं होती। मैं अगर कुछ बात कहूँगा तो उस पर्सनल व्यक्तिगत हो जाएगी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो डीएम है, उनके जो सीयूजी नंबर हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कई दिनों से एक डीएम साहब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो सीयूजी नंबर काम नहीं करते, मिलते नहीं, और मिलते भी हैं तो पता नहीं कभी कोई उठाता है, कभी कोई उठाता है, सीधे डीएम से बात नहीं हो पाती। जी। बताइए, जनसेवा Right, so करने let वाले me go लोगों across से to शैलेश बात पांडे नहीं साहब। होगी तो आम जी। आदमी किससे अपनी जी, शिकायत दुरुस्त बात है। करेगा? लेट मी गो क्रॉस टू पांडे साहब। शैलेश पांडे साहब, 2 चीजें हैं सर, बहुत बहुत अहम चीजें हैं सर। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे लिए बड़ा सीरियस मैटर है ये, बहुत सीरियस मैटर सर। ये है कि आज अजीत दादा पवार साहब ने, मैं मानता हूं अजीत दादा पवार जो हमारे डिप्टी सीएम है और फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, हमेशा सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते सर। उन्होंने क्लियर कट आज बोला है कि भैया कोई लोन माफी नहीं होगी किसानों के लोन के लिए। संडे तक यानी 31 तारीख तक जो आपने इंटरेस्ट भरना है आप कृपा करके भर दीजिए। मैं बोल रहा हूं, पैसे नहीं है अपने पास, उन्होंने क्लियर कट बोला है सर। और उसमें दूसरी बात जो सामने आती है, लाड़की बहन योजना में इतने ज्यादा फंड्स जो हैं एलोकेट हो गए हैं, जिसकी वजह से बाकी डिपार्टमेंट सफर कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके खुद के मंत्री बोल रहे हैं सर। शैलेश पांडे जी, आपको लगता नहीं है कि ये बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग वाज रिक्वायर्ड? ज्यादा अच्छी तरह प्लान करना चाहिए था इसको, ये ताकि लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ना हो। आखिरकार लोगों से वादा किया था कि अभी हम 1500 रुपए दे रहे हैं, चुनाव के बाद हम इसको बढ़ा करके 2100 रुपए कर देंगे। अब 2100 तो हो नहीं रहा है, और बल्कि जो ये कहा जा रहा है जो क्राइटेरिया में फिट नहीं आते महिला, उन सब का नाम भी अब कटने वाला है वहां से। अब आप बोलें सर। पांडे साहब प्लीज गो अहेड। देखिए राजीव जी, जी सर। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने जो महाराष्ट्र की जनता से वादा किया था, हम अपने वादा को पूरा करेंगे। जब हम लाड़की बहन योजना लेकर आए थे तो महाराष्ट्र में तरह तरह की बातें विपक्ष के पार्टी के लोग कर रहे थे कि ये योजना कैसे करेंगे, ये फिट नहीं बैठता, और तमाम बातें कर रहे थे। लेकिन आपने देखा चुनाव के पहले लगातार 4 महीने तक लगातार लाड़की बहन योजना के माध्यम से 1500 रुपए सभी माताओं बहनों के खातों में गए। ठीक है, ये बात ये हो सकती है कि उस वक्त कुछ समय की कमी रही हो या जो भी कारण रहा हो। आज भी चुनाव के बाद भी सभी को, लाडली बहनों को जो 1500 रुपए थे वो मिला है, और जो सरकार ने वादा किया है वो पूरी का पूरा सरकार अपने वादा पर खरा उतरेगी। और पहले भी विरोधी पक्ष का काम था वो टिप्पणियां करना, पहले भी कर रही थी, उसके बाद भी लाडली बहन सक्सेस हुआ, और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बम्पर तरीके से प्रचंड बहुमतों से जीत कर आई, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। और महाराष्ट्र की जनता और महायुति को समर्थन देने के लिए हम लाडली बहन और महाराष्ट्र की जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद बार बार देते रहेंगे। रही बात अभी जो बात कर रहे
उसमें जहां कहीं भी कोई कानून प्रक्रिया होगी वो सारी प्रक्रिया पूरी करके, सारी उसका संयोजन करके, अर्थ की व्यवस्था करके सारी चीजें होगी। कहीं भी रुकावट आएगा मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए केंद्र में भी सरकार हमारी है, राज्य में भी हमारी सरकार है, और हमने जो अपने माताओं बहनों से जो वादा किया वो वादा हम पूरा का पूरा पांडे जी, उठाएंगे और पांडे करेंगे। जी, इसमें फ्रीडम कोई ऑफ दो राय नहीं। स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच बार बार एक बहुत बड़ा विषय है। कुणाल कामरा, आप कह रहे हैं, आपका मीन्स सरकार कह इस प्रकार से बयान दे रहा है कि 3rd डिग्री होगा। ये 3rd डिग्री क्या कानून व्यवस्था काम करेगा कि 3rd डिग्री काम करेगा? आप सरकार कैसे तय करते कि 3rd डिग्री होगा? ये तो ठीक है, आपने कहा कि बाबर, औरंगजेब और जिन्ना को चाहने वाले का इस देश में कोई स्थान नहीं है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कुचल कैसे सकते हैं पांडे जी? देखिए प्रदीप जी, बोलिए। जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी हालत इस वक्त विरोधी पक्ष महाराष्ट्र में है। मैं इनसे पूछता हूं, केतकी चितड़े के साथ जो आपने किया उसको महीनों 2 महीने जेल के सलाखों के पीछे डाला एक कविता लिखने के कारण, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखने के कारण नहीं, शेयर करने के कारण। शेयर करने उनकी के कविता कारण भी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपने फेसबुक हैंडल पर शेयर करी थी किसी और किसी। जी बिल्कुल। तो तब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई थी? दूसरी बात, नवनीत राणा को हनुमान चालीसा के पाठ करने की बात करने पे आपने उनको जेल के सलाखे के पीछे डाला, तब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई थी? अर्णव गोस्वामी जैसे एक संपादक को, न्यूज चैनल के मालिक को आपने जेल के सलाखों के पीछे डाला, तब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई थी? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश के संविधान को कोई भी हाथ में लेता है वो सही बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आचार संहिता भी तो तय करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप करे तो चमत्कार और हम करे तो डैश डैश, ये नहीं चलेगा ना। लेकिन शैलेश पांडे जी, सवाल आपसे जो पूछा गया है वो ये है, ये जो आपने उदाहरण दिए हैं दुरुस्त है, इसमें कोई झूठ नहीं है, एक भी उदाहरण गलत नहीं है, बल्कि 2 उदाहरण और भी हैं ऐसे। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, केतकी चितले को 39 दिन के लिए जेल में रखा गया। 39 डेज शी वाज इन जेल, 39 डेज। नवनीत राणा वो ये बात कर रही थी कि मैं उद्धव ठाकरे जी के घर के सामने, उद्धव ठाकरे जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हूं, उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया और उनके खिलाफ सर देशद्रोह का केस डाल दिया, सेक्शन 124A। अजीबोगरीब मसला है, लेकिन वो सब हुआ पुलिस के द्वारा। सर प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यहां पे एक डिफरेंस है। यहां पर तो एकनाथ शिंदे सेना के लोग जो हैं वो सीधा अंदर चले गए, वो उस होटल के अंदर, वो किसी फ्रीडम फाइटर का होटल है सर, खार में, वो होटल का जो कमरा है वो तोड़ ताड़ दिया, सब कुछ कर दिया। वो जस्टिफाइड कैसे है? आप केस करिए ना कुणाल कामरा के खिलाफ, FIR करिए, उनको अरेस्ट कीजिए, केस चलाइए, न्यायालय को तय करने दीजिए कि इन्होंने कुछ गलत किया है या नहीं किया है। ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि शिंदे सेना के लोग जो हैं या शिवसेना के लोग जो हैं वो फिर क्या अपने स्टाइल में फिर जवाब देंगे? सब वो तो गलत है ना पांडे साहब। अब आप बोलें। राजीव जी, मुझे बताइए जी, एक मुख्यमंत्री और जो दोबारा बम्पर मतों से जनता ने अपने सर माथे पे बिठाया और उप मुख्यमंत्री हैं अभी, उनको आप गद्दार कहोगे, ये किस कानून में लिखा है? ये किस अभिव्यक्ति की आचार संहिता आपको ये गवाही देती है या आपको कहती है कि तो आप केस इस करिए तरह ना का सर। हरकत सर तो देखिए, केस करिए ना। एकनाथ शिंदे, सुनिए मेरी बात राजीव जी, बोलिए, एकनाथ शिंदे जी शिव सैनिक है और हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे के कट्टर शिव सैनिक है। जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जी, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में शिवसेना और हिंदू हृदय सम्राट के विचारधारा और उनकी स्टाइल से पूरा महाराष्ट्र वाकिफ ही नहीं है, अच्छे से जानता है, और पूरा देश वाकिफ है कि बाला साहब ठाकरे जब एक बार कोई बात कहते थे तो वो पत्थर की लकीर हो जाती थी और वो उनका आदेश सिर आंखों पे मान के लोग जान देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। तो मुझे बताइए, ऐसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सर सेनापति, हिंदू प्रजापति
एक नाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री जी के बारे में, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए ये भारतीय जनता पार्टी से युति की और महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं, आज उनके बारे में आप गद्दार कहोगे, जबकि गद्दार कौन है? सर ये गद्दार तो सब वो होने चाहिए शैलेश जो पांडे बाला जी। साहब ठाकरे और हिंदुत्व की भूमिका को छोड़कर कांग्रेस के साथ जाकर शैलेश पांडे जी। वो खड़े हो गए। जी शैलेश लेकिन- पांडे जी, शैलेश पांडे जी, ये गद्दार शब्द आदित्य ठाकरे ने प्रयोग किया। गद्दार शब्द जो है ये आदरणीय सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी ने प्रयोग किया। ये गद्दार शब्द जो है, और उसके अलावा ना जाने और भी बड़े खूबसूरत शब्द ऐसे सुषमा अंधारे जी ने प्रयोग किए, उसके अलावा कांग्रेस के कई लोगों ने प्रयोग किए, और तो और छोड़िए कुणाल कामरा जी ने जो आपत्तिजनक गाना गाया। बाय द वे, आई very frankly I don't like Kunal Kamra, but all the same I will support his right to freedom of speech, that's a separate issue. लेकिन इन सब लोगों ने ना जाने क्या कुछ किया, तो मातोश्री में कब जा रहे हैं सर तोड़फोड़ करने के लिए, ये भी बता दें। बोलिए ना सर शैलेश पांडे जी। आदित्य ठाकरे तो देखिए, आज मैं- भी, आज सुबह भी उनकी स्टेटमेंट है, जिन्होंने एकनाथ शिंदे साहब को गद्दार बोला है, आदित्य ठाकरे जी ने। अब आप बोलें सर प्लीज। देखिए, उसका एक आदित्य ठाकरे का जवाब है ना, वो महाराष्ट्र की जनता ने राजीव जी दे दिया है, जो प्रचंड बहुमत से एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार की सरकार को, महायुति को प्रचंड बहुमत से जिताया ना, ये आदित्य ठाकरे के शब्दों का जवाब है, ये कांग्रेस और एनडीए अलायंस के शब्दों का जवाब है। जनता ने जवाब दिया है। Right. लेकिन मैंने तो- पहले ही भी कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक है, ये शिवसैनिक है। आज किसी शिवसैनिक की भावना आहत होती है, उसको तो कोई इसके लिए क्या कर सकता है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर आपके चैनल पे जवाबदारी से कहूंगा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। संविधान के आधार पे कानून में जी। रहते हुए किसी ने काम करना चाहिए, इतना मैं जरूर कहूंगा। मगर आप भी उकसा रहे हो, अच्छा साहब, one line, आप भी उकसा रहे हो, ये शरद पवार साहब का आज का स्टेटमेंट है। आप ही बीजेपी उकसा रहे, बाबर के इस नाम पे उकसा रहे, औरंगजेब के नाम पे उकसा रहे, अलग अलग जो कम्युनल मैटर पूरे महाराष्ट्र को आप उत्तेजित करना चाहते हो पांडे जी। प्रदीप जी, ये बात शरद पवार की, कांग्रेस की, एनडीए अलायंस की बिल्कुल गलत है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। देखिए, ये जो प्रकरण औरंगजेब का रहा, ये किसने उठाया मुझे बताइए? समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुंबई से उठाया, औरंगजेब का महिमा मंडन किया, तब जाके ये सारी चीजें चालू हुई। फिर उसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए आंदोलन किया। फिर नागपुर पे क्या हुआ? नागपुर में वहां पे दंगा किया गया, हिंदुओं के घरों पे अटैक किए गए, जहां पर जिन गाड़ियों पे भगवान की मूर्तियां थी, हिंदुओं की भगवान की मूर्तियां थी, वो गाड़ियों पे अटैक किया गया, वो घरों को तोड़ा गया जहां पे ओम का और स्वास्तिक का निशान था। पुलिस डीसीपी कदम के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया, महिला जो पुलिस वाली थी उन पे अटैक किया गया। इस तरह का गुंडागर्दी, इस तरह का दंगा जो किया गया, 100 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ी गई, 50 से ज्यादा घर पे हमला किया गया। ये अराजकता नहीं है, ये तानाशाही नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है, ये क्या दंगाई को छोड़ना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए मैं आपको समझाता हूं, देश की जनता जान चुकी है, मैंने आपके चैनल पर पहले भी कह चुका। पांडे साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं सर। सर एक राजीव जी, सेकंड, आई एग्री विद यू, आई डोंट डिसएग्री। सर गिव मी वन सेकंड, सर वन सेकंड, मुझे 10 सेकंड दीजिए, बोलिए 10 सेकंड। देखिए, ये तार कैसे जुड़ा, ये सारा षड्यंत्र ना, मेरा शक था और शक सही हुआ। ये शक कभी सही हुआ जब राम जी सुमन के घर पे करनी सेना गई, उसके बाद अखिलेश यादव का सीधा बयान आता है, ये देखो एक दलित सांसद के घर पे अटैक कर दिया, दलित नेता पे अटैक कर दिया। मैं समझ गया कि ये विक्टिम कार्ड खेलना था समाजवादी पार्टी को, कि देखो दलित के साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए इन्होंने अबू आदमी को यहां से उकसा के बुलवाया ताकि औरंगजेब की बड़ाई कराई, ताकि महाराष्ट्र जला और फिर उत्तर प्रदेश में जलाने की कोशिश की। क्यों भाई, आपके भी बहुत सारे यादव विधायक थे, उनके मुंह से क्यों नहीं कहलवाया? एक दलित सांसद के मुंह से क्यों कहलवाया? क्योंकि हिंदू को हिंदू से लड़ाना है। Right. So let me go across to sir. Let me go across to Mr. Shetty, please. Sir, Mr. Shetty has to leave. इन्होंने यादव समाज का अपमान किया। Sir, Mr. Shetty has to leave. पांडे साहब प्लीज। इन्होंने भगवान सर वन सेकंड सर, आई एम कमिंग बैक टू यू। हिंदू समाज का अपमान किया। शैलेश पांडे जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं।
Rakesh चाहते हैं Shetty साहब, what do you लोगों think? को उकसा कर Rakesh Shetty साहब, do you think anybody should be allowed to take law into their own hands? I would love to know from you. इंडिया जो लिखा गया है उसमें आर्टिकल 19 सेक्शन ए क्लियरली सेज देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एकनाथ शिंदे जी को किसी ने गद्दार कहा तो एकनाथ शिंदे एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जी, फोन उठाना चाहिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर को कॉल करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं डिप्टी सीएम हूं और ये मेरे खिलाफ अगर किसी ने गद्दार ऐसा कहा, दाढ़ी वाला कहा, रिक्शा वाला कहा, तो आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर एफआईआर दर्ज करती और फिर कोर्ट डिसाइड करता कुणाल कामरा ने क्या एकनाथ शिंदे जी का नाम लेके गद्दार कहा या ऐसे ही कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज डिफेंड भले एकनाथ शिंदे जी को करे, मगर ये भूल रहे कि 2014 से 19 के बीच में जब इनका अलायंस था उद्धव ठाकरे जी के साथ, एकनाथ शिंदे जी उनके गठ नेता थे। जी, 2017 में एकनाथ शिंदे जी ने पब्लिकली कल्याण के रैली में ये कहा उद्धव ठाकरे जी को कि देखिए मेरे को तो इनके साथ काम नहीं करना है, बीजेपी के साथ, और ये मेरा राजीनामा आप ले लीजिए। अकेले नहीं कहा, पूरे पब्लिक के सामने कहा। और इन्होंने कल्याण डोंबिवली का चुनाव भी बीजेपी के अलग लड़ा, मुंबई कॉर्पोरेशन भी अलग लड़ा था ये लोग। तो इनका जब 14 से 19 के बीच में भी बहुत टकराव था और तब शिवसेना के गठ नेता एकनाथ शिंदे ही थे। उसके बाद जब ये अभी बात कर रहे थे कि 2019 की, ये भूल रहे जो ये कह रहे कि उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व छोड़ा। आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चलेंगे कि पहला जो शपथ हुआ ये उद्धव ठाकरे जी का नहीं हुआ, पहला अजित दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस जी ने पहला शपथ लिया और 5 दिन तक हम आपके देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने पहले। तब अजित पवार को जब आपने हाथ मिलाया तब आप लोगों ने क्यों हिंदुत्व छोड़ दिया? अजित पवार तो एनसीपी के थे, एनसीपी और कांग्रेस का विचारधारा तो एक ही है, मगर 5 दिन के बाद जब ये चला नहीं पाए, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस हुआ है। तो ये फैक्ट चेक बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखना चाहिए। जब उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, एनसीपी से हाथ मिलाया, तब ये कहते थे कि हिंदुत्व छोड़ दिया। और अभी क्या हो गया? आप तो एनसीपी के साथ अलायंस किए। जिस एनसीपी के लीडर अजित पवार के खिलाफ खुद नरेंद्र मोदी जी भोपाल में आकर कहते थे कि 70,000 करोड़ सिंचन घोटाला का मामला अजित पवार के ऊपर चल रहा है, नाम लेकर जिनके ऊपर आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने, अगले ही पल उनको डिप्टी सीएम बनाया। जिस अशोक चौहान को आप कहते थे आदर्श घोटाला, वो आज आपके पार्टी में राज्यसभा में चले गए। जिस नारायण राणे के ऊपर ईडी के केसेस थे वो आपके पार्टी में आ गए। और जो ये बात कर रहे, जब ये नवनीत राणा को जेल भेजा गया तब ये लोग कहते थे कि ये तो तालिबान वाला सरकार है, उद्धव ठाकरे जी को आरोप लगाते थे। तो अब तो आपके यहाँ पे आपके उप मुख्यमंत्री के गुंडों ने तो जाकर वो होटल और स्टूडियो तोड़ दिया। तो क्या अभी क्या हुआ तालिबान का? अगर कानून हाथ में लोगे तो लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे। आप लोग सरकार में है तो सरकार चलाइए। और जो कॉमेडियन हो, एक्टर हो, न्यूज एंकर है, वो तो अपना जबान है उनका, वो तो बात करेंगे और वो आपसे कोई डरते नहीं। आप गुंडों की पार्टी है, आप लोग से कोई डरता नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी और ये बच्चा महाराष्ट्र के लोग गद्दार बोल रहे, क्या कर लिया, क्या लोगों को कर लिया? इतने सारे प्रवक्ता बोल रहे। वो बेचारा एक कुणाल कामरा करके कॉमेडियन है, वो जो स्टूडियो में जाके तोड़फोड़ करते, ये एक्चुअल में क्या कंडनी लेने का काम करते हैं। राकेश शेट्टी साहब, वन क्वेश्चन वाली पार्टी है ये। राकेश शेट्टी साहब, आई वुड लाइक यू टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। ये बड़ा गंभीर सवाल है सर। इलेक्शन जीतना, लोगों का मैंडेट प्राप्त करना, जैसे राजीव गांधी जितना बड़ा मैंडेट आज तक कभी किसी को मिला नहीं। लेट्स बी वेरी क्लियर, 1984 में जो मैंडेट मिला, इतना बड़ा मैंडेट किसी के पास आया नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजीव गांधी साहब के पास कार्ट ब्लांच था कि आप कानून तोड़िए। दैट इज नॉट ट्रू। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी 2014 में इतने बरसों के 1984 के बाद पहली सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की विद अ सिंपल मेजॉरिटी फॉर वन सिंगल पार्टी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। वही चीज 2019 में, वही चीज 2025 में। सो इज द केस इन महाराष्ट्र।
तो ये आर्ग्यूमेंट हमेशा पेश होती है हर पार्टी द्वारा, इन योर पार्टी इंक्लूडेड सर, बेगिंग योर पार्डन। हर बार यही होता है कि हमें इतना बड़ा मैंडेट मिला है, आप कैसे उनको कुछ बोल सकते हैं। अब आप बोले शेट्टी साहब, प्लीज गो अहेड। देखिए, और एक आपने सही बोला, और दूसरा एक मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है कि यहाँ पे जब से देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हैं, जी। एकनाथ शिंदे जी का रातों की नींद उड़ चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी रोज ये जो शिंदे सेना को मार्जिनलाइज करने का वो चीज कर रही है। आपको बता दूं, जितना कॉन्ट्रैक्ट एकनाथ शिंदे ने दिया है, सबके ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी ने इंक्वायरी बिठाया है, क्योंकि उनको शक है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और अब तो अगर एकनाथ शिंदे जी लगातार दिल्ली के संपर्क में है और वो चाहते हैं कि वो 1 या 1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनका सपना पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए वो कानून हाथ में ले रहे, ये दिखाते हुए कि हमें महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है, मतलब जो मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं, इसलिए तो कानून हाथ में लिया जा। बट शेट्टी साहब, यू आर स्क्रीमिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बार बार कह रहे हैं। महाराष्ट्र में कह रहे, सतपाल जी कह रहे कि तालिबान टाइप सिस्टम है, देवेंद्र फडणवीस लाइक औरंगजेब, तुगलकी फरमान बार बार पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे कि 8 दिन से मुझे बोलने नहीं दिया, कंटिन्यूस मुझे बोलने, एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुझे बोलने नहीं दे रहा। इज इट एब्सोल्यूट? बिकॉज अमित शाह जो फिगर्स ला रहा है कि 42% ऑफ द टाइम कांग्रेस को दिया है, और राहुल गांधी यहां पर नहीं थे, वियतनाम में थे, तो मैं क्या करूं? हाउ यू सी दैट? देखिए, सबसे पहली बात, आप वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स देख लीजिए, इंडिया का भारी नंबर्स जो है 153 आ रहा है। मतलब ये मान के चलना है कि इंडिया में जो पत्रकार है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो ये क्लियरली दिखाता है कितना डेमोक्रेटिक कंट्री में हम ले रहे हैं और कितना एक पत्रकार को आजादी है। सेकेंडली, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको तानाशाह बोलते हैं। तो कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने इनको तानाशाह कहा क्योंकि वो तानाशाह जैसे काम कर रहे हैं। आज आप देखिए अमित शाह जिस तरीके से निर्णय ले रहे, पर एक तरफ परिवारवाद का विरोध करते और उनका खुद का लड़का को बीसीसीआई, उसके बाद आईसीसी का चेयरमैन बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी आज फर्ज कर लीजिए सबसे बड़ा जो पटल है लोकसभा का, वहां पे लीडर ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि ये प्योर डिक्टेटरशिप है, और ये लोग तो चाहते हैं कि 1 पार्टी रूल हो देश में, इसलिए वो लगातार संविधान को खिलाफ काम कर रहे, संविधान को बदलने की बात करते थे, और ये हम नहीं कर रहे। इनके खुद के एमपीज ने कहा था कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। इसलिए देश की जनता ने इनको आज भैंसों की सरकार पे ले आए। जो बात करते थे 400 पार, उनको 240 पे लटका दिया, और आज बिना नीतीश कुमार, बिना चंद्रबाबू नायडू के भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय नहीं ले पाई। शेट्टी साहब, आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी हिसाब दे रहे, डेवलपमेंट देखो मैंने किस प्रकार किया, जो एमओयूज हम लोग साइन किए थे 51, उसमें डावोस का 17 मैंने इनकॉर्पोरेट किया, 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ रहा है। हम संभाजी नगर को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बना रहे, गढ़चिरौली को स्टील का हब बना रहे, मुंबई जैसा 3rd मुंबई हम क्रिएट कर रहे हैं जो मुंबई से भी बड़ा है, और जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, 3rd मुंबई का आपको बता देता हूं, अटल सेतु जहां पे खत्म होता है और न्यू एयरपोर्ट आ रहा है, उसके बीच में जो जमीन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को 5,000 एकड़ जमीन 2,000 करोड़ में दिया है। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, जो उल्लेख किया होगा। इसका मतलब 1 एकड़ जमीन सिर्फ 42 लाख रुपीस में मिल रहा है। आप मुझे बताइए, क्या सामान्य व्यक्ति अगर उस जगह पे जाएगा तो 42 लाख रुपीस एकड़ में जमीन मिलेगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अंबानी और अदानी के लिए काम कर रहे। हम जिस बाग से मैं रहता हूं, मुलुंड, यहाँ से चुनाव लड़ा हूं मुलुंड विधानसभा से, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि जो एमएससीबी जो सरकारी मीटर है उसको बदलकर अदानी का डिजिटल प्रीपेड मीटर लाना चाह रहे। मतलब इनके मित्र को एडवांस पे, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, और महीने के आखिरी में जब पगार आता तब बिजली के बिल भरते हैं, मगर अब
महाराष्ट्र सरकार बोल रही है नहीं, आपको हम प्रीपेड मीटर देंगे, मतलब पहला बिल भरो 2000, 5000, 10,000 और उसके बाद आप बिजली का वापर करिए। मतलब एक कितना गलत कानून है। और अहमदाबाद में बैठकर गौतम अदानी ने ऐप से द्वारा ये मीटर्स को ऑपरेट किया जाएगा। तो ये कितना बड़ा लूट है। आज तो ये भी मालूम पड़ गया कि बीएमसी के स्कूल्स है उसको भी अभी अदानी साहब को देने वाले हैं। जो अदानी साहब लेकिन 2000 जेटली साहब, विच इज नोन, जो आप बोल रहे हैं, इट इज नॉट एज इफ इट इज अननोन। तो उसमें कांग्रेस क्या कर रही है? मेरी पूरी बात सुनिए, मुझे मालूम है आपको जाना है, मुझे मालूम है आपको जाना है। एक सेकंड सर, आपकी सरकार के दौरान जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी ना सर, तब पेट्रोल का दाम जरा बढ़ता था, डीजल का दाम जरा बढ़ता था, दाल का दाम जरा बढ़ता था। सर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके नाक में दम कर दिया करते थे। हर कोने में प्रोटेस्ट होती थी, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, नागपुर में, लखनऊ में, हर जगह पर यू कुड सी बीजेपी प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री। आई डोंट सी एनी कांग्रेस प्रोटेस्ट सर। मतलब क्या कांग्रेस हो गई है क्या? शेट्टी साहब देखिए राजीव जी, आपको बता दूं, मीटर का तो प्रोटेस्ट मैंने खुद लीड किया था जी। मुझे एमएससीबी के अधिकारी आकर मिले और हमें एश्योरेंस दिया है कि ऐसे कुछ नहीं होगा। जिस तरह मुलुंड की जो मार्श लैंड है इसका भी हमें वादा किया था। खुद देवेंद्र फडणवीस आए थे मुलुंड और कहा था लोगों को लोकसभा के टाइम पे कि 1 इंच भी जमीन मुलुंड का जो जमीन है वो नहीं दिया जाएगा। जैसा लोकसभा और विधानसभा खत्म हो गई, इन्होंने तो एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो ये जुमले वाली सरकार है, चुनाव से पहले कुछ बोलती है और चुनाव के बाद कुछ बोलती है। और ये आज जो देश में मीडिया चल रहा है उसको इसलिए तो गोदी मीडिया कहा जा रहा है क्योंकि जो एक्चुअल इश्यू पे बात नहीं कर रहे, जो अननेसेसरली, जैसे हिंदू मुस्लिम, औरंगजेब, अफजल खान, धारावी आपका पेट ऑपोजिशन था। धारावी में फडणवीस साहब ने आज भी हमारा अपोजिशन है, आज भी हमारी वहां से फडणवीस साहब ने जो इनएलिजिबल लोगों के लिए 12 साल का रेंटल हाउसिंग, क्या ये रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं है शेट्टी साहब? नहीं, ये कहां से रेवोल्यूशनरी स्टेप है? आप प्राइम लैंड अदानी को देकर बाकी लोगों को 1 लाख लोगों को मुलुंड भेज रहे। हमने मुलुंडकरों ने यहाँ पे एंक्रोचमेंट करने नहीं दिया उस लैंड को, तो आप मुलुंड में भेज रहे। इट इज नॉट रेवोल्यूशनरी। आप अदानी को कहिए कि ये जो मार्श लैंड है ना मुलुंड में, जो मैंग्रोव्स के ऊपर, ये सॉल्ट पैन के ऊपर है, टेल अदानी टू बिल्ड इज होटल मॉल्स इसके ऊपर। उसका हेडक्वार्टर है ना, उसको बोलिए अहमदाबाद से शिफ्ट करके ये सॉल्ट पैन की जमीन पे करो। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सॉल्ट पैन जमीन के ऊपर कोई भी चीज टिक नहीं सकता है लॉन्ग टर्म। और आप गरीबों का घर इधर बनाओगे और खुद का हेडक्वार्टर जो है बीकेसी में रखोगे, दिस इज रॉन्ग। अगर इतना ही I don't think, just a clarification for our viewers, I don't think whatever be the plans, I don't think the Supreme Court is going to allow that, because the salt pan, by the way, acts as a great barrier from the sea for Mumbai. तो उच्चतम न्यायालय मुझे नहीं लगता कि उसकी परमिशन देगा, irrespective of whatever happens over here. I don't think that's going to happen. Right, Shetty Saab, I think you've got to go. So thank you very much for being with us. So nice of you, sir. Seeing you after such a long time. नमस्कार। प्रजापति साहब, आप कुछ बोल रहे थे सर, आप कुछ बोलने वाले थे। इसके पहले कि आप कुछ बोलें, सवाल छोटा सा ये है कि सुमन साहब जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पांडे साहब ने ये कहा कि ये साजिश है समाजवादी पार्टी की, कि किसी भी तरीके से आप हिंदू को हिंदू से लड़ाना चाहते हैं। अब आप बोले सर, प्रजापति साहब। तो पांडे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आई गिव यू ऑल द टाइम, डोंट वरी, मैं आपके पास आता हूं। एक सेकंड, पहले प्रजापति साहब बदायूं से, जी बोलिए सर। प्रदीप जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं पांडे जी, ये कह रहे थे डबल इंजन की सरकार है ये जी। इनके ऐसे इंजन है कि एक इंजन दूसरे को नमस्ते नहीं करता है, एक करता है तो दूसरा इंजन नमस्ते नहीं लेता है। लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, भारत के 4% आबादी की ये समस्या है। भारत में प्रजापति समाज, कुम्हार समाज मानव सभ्यता का सबसे पुराना शिल्पकार समाज है, क्योंकि कुम्हार समाज को केवल मिट्टी और पानी की जरूरत होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति में डालने का काम किया था।
लेकिन अब तक उसका लाभ 2017 से लेकर के वो 8 साल हो गए, अभी तक नहीं मिला है। जबकि J.H. हट्टन की रिपोर्ट तो 1931 की ये कहती है कि शिल्पकार कुम्हार था। 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई थी तब भी शिल्पकार कुम्हार के रूप में था, कुम्हार शिल्पकार के रूप में था। आखिर ये डबल इंजन की सरकार 4% आबादी को, जो कुम्हार समाज की है, जो शिल्पकार समाज की है, जो संविधान के अनुच्छेद 341 में भी वर्णित है शिल्पकार कुम्हार के रूप में, आखिर ये न्याय कब देगी? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये पिछड़ी जाति के अंतर्गत आते हुए 2016 में इसे पिछड़ी जाति से भी निकाल भी दिया। आज ये अधर में लटके हुए हैं, ना पिछड़े में है ना अनुसूचित जाति में है। तो मैं ये मांग करना चाहता हूं इनके माध्यम से कि अगर वास्तव में ये देशभक्त हैं और ये वास्तव में सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे भारत के अंदर कुम्हार को शिल्पकार के रूप में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश कराएं। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कराते? मुख्यमंत्री जी, योगी जी क्यों नहीं कराते? मोदी जी क्यों नहीं कराते? सर आपको क्या लगता है क्यों नहीं कराते? क्योंकि प्रजापति समाज जो है 4% आबादी को सबको मालूम है आजादी के 75-76 साल बाद भी न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुम्हार समाज जो है, पॉटर्स, जो सारी दुनिया को मालूम है कुम्हार कौन होते हैं, और जहां तक प्रजापति समाज का भी प्रश्न है, सब लोग शिल्पकार हैं। अभी अभी मोदी जी ने एक बहुत जबरदस्त स्कीम अनाउंस करी थी शिल्पकारों के लिए, तो क्या प्रजापतियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है? सर बोलिए। ये लोग 72 घंटे के अंदर EWS का आरक्षण तो संविधान में संशोधन करके लागू कर सकते हैं, लेकिन किसी गरीब मजलूम एक कुम्हार समाज जो गांव-गांव में मानव सभ्यता को जिसने आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो मिट्टी, क्योंकि ये अब स्टील का आविष्कार आज हो गया, लोहे का आविष्कार अब हो गया, तांबे का अब हो गया, कॉपर का अब हो गया, एल्युमिनियम का हो गया। पहले जी प्रदीप जी शायद आपने भी मिट्टी के ये फ्रिज नहीं हुआ करते थे, आपने भी मिट्टी के बर्तन की बनी हुई दाल खाई होगी, आपने भी मिट्टी के कढ़ाई का दूध पिया होगा, मिट्टी के हांडिया में बनी हुई सब्जी खाई होगी, तसला जो हमारे कुल्हड़ होते हैं या खाना होता है उसमें किया होगा। लेकिन इस कुम्हार समाज को आज तक न्याय नहीं मिला। आखिर ये डबल इंजन की सरकार, जिसको कुम्हार समाज हिंदू के नाम पर वोट देने का भी काम करता है, न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता कब करेंगे? आखिर इस कुम्हार समाज को अनुसूचित जाति के लाभ से कब तक वंचित रखा जाएगा? बताने का काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास नहीं करना चाहते। अगर किसी ने न्याय दिलाने का काम किया हो, इनका सबका तो साथ मोदी सबका साहब कह विकास रहे हैं कि मैंने किया। केवल अपने लोगों को फायदा EWS के नाम पर करना चाहते हैं, लेटरल एंट्री के नाम ओबीसी पर करना समाज चाहते हैं, को कॉलेजियम प्रायोरिटी देने को ओबीसी कमीशन अगर किसी ने स्थापित किया है वो मोदी जी ने किया। जन मन और जो ट्राइबल समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए करीबन 14,000 करोड़ का जो आउटले किया था वो मोदी साहब ने किया ना। मोदी साहब ने ओबीसी SC/ST समाज के लिए अगर किसी ने किया, मोदी साहब का कहना है मोदी साहब ने किया, तो क्या ये फंड पहुंचे नहीं है? क्या ओबीसी कमीशन का फायदा किसी को हुआ नहीं? क्या प्रदीप जी, इनकी कोई भी योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंचती हैं जी। ये अभी जो जिक्र चल रहा था कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए मना कर दिया है। जी जी। ये वही फाइनेंस मिनिस्टर हैं जब इनसे प्याज के दाम पूछे जाते हैं, जब लहसुन के दाम पूछे जाते हैं, तो ये लोकसभा में खड़े होकर के ये कहती हैं कि मैं लहसुन नहीं खाती, मैं प्याज नहीं खाती। तो ये क्या उत्तर देते हैं? ये करोड़पतियों के अंबानी, अडानी और बहुत सारे जो पूंजीपति हैं, उनका अभी पीछे 16,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, लेकिन गरीब किसान का 1 रुपया माफ नहीं कर सकते, उनके नलकूप का 1 रुपया माफ नहीं कर सकते। जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार हुआ करती थी तो प्रत्येक नलकूप की सिंचाई खत्म हुई, मंडी व्यवस्था मानिए नेताजी ने दूर की,
बहुत सारी किसानों से डीएपी पर सब्सिडी थी। आज डीएपी जो 700 रुपए की 2017 तक 2014 तक जो डीएपी 650 रुपए जी। की बिकती थी, आज वही डीएपी 1700 रुपए पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये प्रजापति 5 साहब, एक किलो सेकंड। राशन को जो प्रजापति यूरिया साहब। का कट्टा 50 किलो का हुआ करता था, उसे घटा करके जी। इन्होंने 45 किलो का किया, बाद में 45 के इन्होंने 40 40 किलो करने का काम किया। अगर किसानों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो आज प्रजापति साहब। प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर 2 से 3 और पूरे भारत के अंदर 8 से 10 किसान हत्याएं कर रहे हैं। ये भारत के किसानों का दुर्भाग्य है। तो प्रजापति साहब, लेकिन मैंने अभी अभी लिस्ट देखी है ओबीसी की, तो उसमें उत्तर प्रदेश का जो प्रजापति समाज है, यानी कुमार जितने भी हैं वगैरह, वो तो ओबीसी में आते हैं सर। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं? नहीं राजीव जी, जी जे.एच. हट्टन ने 1931 में एक अनुसूची बनाई थी। जी उस जे.एच. हट्टन की अनुसूची के आधार पर ही अनुसूचित जाति वर्णित की गई थी। जी उस जे.एच. हट्टन की रिपोर्ट में कुम्हार शिल्पकार के रूप में वर्णित था। साथ ही साथ जब संविधान बना, संविधान की जब अनुसूची 341 बनी, उस 341 में भी कुम्हार शिल्पकार के रूप में वर्णित था। माननीय अखिलेश यादव जी, ये 1955 में जब काका कालेकर कमीशन बना, जी। काका कालेकर कमीशन के बनते समय कुम्हार को ओबीसी में दर्शाया गया, जो कि गलत था। 1950 से लेकर के 1955 तक कुम्हार को अनुसूचित जाति के रूप में लगातार प्रमाण पत्र जारी होते रहे, लेकिन 1955 में काका कालेकर कमीशन के बनने के दौरान कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ कि कुम्हार को ओबीसी में डाल दिया गया। लेकिन शिल्पकार आज भी वहीं पर है। तो मेरी मांग यह है कि ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भी है और दिल्ली के अंदर भी है। जी। कुम्हार समाज को शिल्पकार के रूप में में फिर से जो है उसके जो अनुसूचित जाति के हक अधिकार को रुके हुए हैं, उन हक अधिकार को बढ़ाए और अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी डीएम को आदेश करे। तब मानेंगे ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तब मानेंगे ये सबके लिए न्याय की बात करते हैं। जी प्रदीप जी। मगर बहुत सारे एलिगेशन जो आपके हैं कि मुस्लिम अपीसमेंट को कंटिन्यूसली एक वर्ग को आप बार बार अपीस करना चाहते हैं, उनके वोट के लालच में, चाहे वो शुरुआत आपके टोटल इंडिया शाह बानो हो गए, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, राम मंदिर हो गए, महाकुंभ हो गए, अब वकाफ रिफॉर्म्स। तो क्या ये अगर कोई रिफॉर्म देश हित में कोई रिफॉर्म प्रोसेस है, कोई ठीक हो जाए, कोई जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन, तो वहां विरोध क्यों है? और विरोध इसलिए कि अपीस करना है। प्रजापति जी। प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, मजलूमों, महिलाओं, युवाओं की पार्टी रही है। हमेशा समाजवादी पार्टी ने नफरत की बात ना करके विकास की बात की है। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा एक्सप्रेस वे जैसा बनाया, जो पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया, बेटियों को कन्या विद्या धन देने का काम किया, बेटियों को साइकिल देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 100 नंबर जैसी सुविधा पूरे भारत के अंदर पहली बार चालू कराने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। 102 नंबर देने का काम स्वास्थ्य के नाम पर और 108 नंबर देने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। 1990 महिला सशक्तिकरण के लिए अगर कार्य करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। ना जाने कितनी योजना है जिनको मैं अगर बताने बैठूंगा तो सुबह से लेकर के शाम बीत जाएगी। 2 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। इन योजना में बताइए कहीं से भी हिंदू मुस्लिम नजर आता हो? इन योजना में बताइए कौन सा हिंदू को नहीं मिली? इन योजना में बताइए कौन सा मुस्लिम को नहीं मिली, सिख को नहीं मिली? कोई भी योजना धर्म के आधार पर नहीं होती है, लेकिन ये केवल नफरत के बीज बोने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं करते। अखिलेश जी इसका बार बार जिक्र करते हैं, मानते हैं। स्पेशली डायल 100 की जो सेवा है जबरदस्त थी,
और उसका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत अच्छा होता था, एटलीस्ट शहरों में तो बहुत अच्छा था। और वो क्यों बंद कर दी गई मुझे मालूम नहीं है। इट इज़ अ वेरी गुड सर्विस, उसको आगे कंटिन्यू करते, पुलिस की मदद होती है उसमें बहुत ज़्यादा। तो प्रजापति जी ये बताएं, आपको लगता है कि अनुसूचित जातियों में यानी शेड्यूल कास्ट में क्या वास्तविकता में कुम्हारों की गिनती आ जाएगी? मतलब क्या कोई एजिटेशन इसके लिए आप कर रहे हैं? क्या आगे जाकर के इसमें कोर्ट में आप जाएंगे कि अनुसूचित जातियों की इकाई में प्रजापतियों की यानी कुम्हारों की एंट्री हो जाए एक बार फिर? आपको लगता है ऐसा होगा सर प्रजापति जी? जी राजीव जी, देखिए आज भी हमारे एक विधायक जी हैं, उनको मिले हैं योगी आदित्यनाथ जी से, जी और मैं उम्मीद करता हूं भाजपा से जुड़े हुए जितने भी हमारे समाज के नेता हैं वो भी योगी आदित्यनाथ जी से या मोदी जी से या अमित शाह जी से जिससे मिलना है मिले, लेकिन समाज के जो हक अधिकार मैं ये नहीं कहूंगा कि छीने गए, ये हमारी ड्यूटी है। हम ही भूल कर रहे थे कि 1950 में जब हम अनुसूचित जाति में परिणित हैं तो हमें वो हमारी मांग भी नहीं कहिए, वो हमारी जो अधिकार था, हक था, उस हक और अधिकार हमारे समाज को मिलना चाहिए और योगी जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जी मोदी जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, अमित शाह जी तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से करें। जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस लागू किया गया 72 घंटे के अंदर संविधान में संशोधन करके, तो संविधान में संशोधन करके करना पड़े तो संविधान में संशोधन करके ये कार्य करना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि ये सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। वरना तो ईडब्ल्यूएस के नाम पर किस तरीके से आज ओबीसी की मेरिट नीचे जा रही है, यहाँ तक कि कुछ जगह पर तो दलित समाज की भी मेरिट ऊंची जाती है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट ऊंची जाती है। ये सब लोग देख रहे हैं। एनएफएस के नाम पर मैंने आपको कई बार बताया जी, आपके जी, चैनल जी। पर बैठ करके कि किस तरीके से ओबीसी और एससी एसटी पीडीए के पद जो है एनएफएस कर दिए जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के नाम पर मैंने आपको ही बताया कि 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मात्र 2 वाइस चांसलर आज पिछड़े वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति का एक भी नहीं है। 41 यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसर मात्र 1% है, एसोसिएट प्रोफेसर मात्र 3% है, असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर 13-14% है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर तक आरक्षण होता है, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में आरक्षण नहीं होता। ये कॉलेजियम सिस्टम ही है कि पूरे भारत की जितने भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में पिछड़ों दलितों की संख्या ना के बराबर है। ये ना जाने कॉलेजियम सिस्टम के नाम पर, लेटरल एंट्री के नाम पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का खेल कर रही है पिछड़ों के साथ। राइट, थैंक यू सो मच सर प्रजापति जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी स्ट्रगल जो है, आपका प्रयास जो है वो सफल हो। देखिए साहब, अपने दर्शकों को मैं बता दूं प्रजापति कौन है, याद रख लीजिए, सीधे ब्रह्मा की औलाद हैं प्रजापति, याद रख लो। वो प्रजापति हैं जिन्होंने वास्तविकता में, जी वास्तविकता में, एंड इट्स अ फैक्ट बाय द वे, एनीबॉडी कैन चेक इट, आप जरा पढ़ लीजिए प्रजापति के बारे में, जिन्होंने इस दुनिया में सभ्यता लाई। हाथ से पानी पीने के बजाय सुराही में पानी लोगों को पिलाया, वो हैं प्रजापति, ये याद रख लीजिए। तो उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो मुझे लगता है कि पूरे देश को प्रजापति समाज के साथ खड़ा होना चाहिए और उनको कहना चाहिए भैया अनुसूचित जाति में जैसे पहले इनकी एंट्री होती थी उसी तरीके से लिस्टिंग इनकी अनुसूचित जाति में फौरन होनी चाहिए। सर, वी आर ऑल विद यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस प्रजापति साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज, थैंक यू। Right, that was lovely, except Mr. Shailesh Pandey just decided to leave. I don't know why. I think he must have had to go to some other channel or something like that. God knows why. When we were just about to come to him, he just decided that he didn't want to answer questions, especially with regard to that. By the way, that car hotel where that, what's his name, Kamra, Colonel Kamra, very irritating fellow, where he held his stand-up act. That's let out for other stand-up acts as well. So that gentleman who is the owner, his grandfather or somebody, or his father, was actually a founder member of the BJP. तो आपने उनका ही होटल तोड़ दिया यार, क्या रहे हो? I mean, this is so funny.
But irrespective of anything else, my point is simple, Pradeep ji. A government cannot sanction, government cannot be seen to be standing with these guys. Let's be very clear. A government, irrespective of what it really feels, has to follow the law because you have sworn on the Constitution of India. How can you stand with guys like this? I mean, this is absolutely crazy. अब वो बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं प्रदीप जी। बाला साहब ठाकरे के वक्त जब ऐसी हरकतें हुआ करती थी तब बाला साहब ठाकरे की पार्टी पावर में नहीं थी। सो इट वाज ओके, आप पावर में नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने शपथ ग्रहण कर ली है संविधान पर, सो यू हैव टू फॉलो द लॉ। That's what I think. But you want to say something? social media और जिस प्रकार से some people to gain more popularity, इससे पहले एक cases हो गए थे, you talk about sex openly, you talk about blow jobs openly on this camera, on screen. I mean, there has to be a limit, and who's going to draw the limit? And if the law is taking long time to draw the limit, then again it's not justice. You need to have a sense of fear that I can't cross the horizons of decency, of kind of thin line of insult, defamation, and waiting for the law, knowing the law is too weak to catch up to me, go on doing these kind So of things. strengthen the law, activate the police. If the law is not strengthened, the people are taking advantage of that. If they are crossing the boundaries, then if somebody else crosses the boundaries, I mean, you know, Well, you need to know. the other thing you is, need to know. The other thing is, let's be very clear. This video was made, I think, about a month ago, or some time ago, and suddenly Mr. Sanjay Raut decided to release it. See, Re-release it. again, that is, they are again doing this with a sense, a motivated kind of game that was being played. And then, if you play that kind of a game, you expect that kind of a response. और प्रदीप जी, दूसरी बात ये भी आई है, संजय निरुपम, our dear friend, उन्होंने ये कहा है कि कुणाल कामरा के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गया है। 8 crore. Oh, 8, it's now 8 crores? Yes. Wow. He must thank Mr. Shinde. He must thank the Shinde Sena, especially Rahul Kanal and company. But one thing is I there. heard 8 crores. No, hang on a minute. Hang on a minute. I forgot about this. So I must say this. I must clarify here. Let's be very clear. Before we go on and blame the government, for not following the law and so on and so forth, the fact is, there were 12 chaps who were actually arrested. 12 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और राइटिंग का केस जो होता है ना, सेक्शन 144 वगैरह वगैरह का जो केस होता है, उसके बाद उनको बेल भी मिल गई। लेकिन ऑफिशियली प्रदीप जी आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको बेल मिल गया है, बट दे वर अरेस्टेड। सो यू कांट से द गवर्नमेंट डिडंट एक्ट, दे एक्टेड। हाउएवर 8 crores from all over the world, Even if it's 4 crores, it's quite some. even if it is 50 lakhs. Yes, if the money is pouring into your account because you're taking on this kind of government, you're talking bad about Eknath Shinde, you're talking bad about this Maharashtra government. आप एकनाथ शिंदे जी को गद्दार बोल रहे हैं। Bad about finance minister. अरे प्रदीप जी, you're talking about Viksit Bharat. You're making a joke out of Viksit Bharat. प्रदीप जी, आप एकनाथ शिंदे जी को एक तो गद्दार बोल रहे हैं, उसके अलावा विच टू माई माइंड बाय द वे उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि रिक्शा चलाया करते थे रात को, सुबह 2-2 नौकरियां किया करते थे। आप उनके रिक्शा चलाने पर भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है आपको? इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे भारत में एक रिक्शा चालक मुख्यमंत्री बन सकता है और आज की तारीख में ही इज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। सो दैट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी एंड आई थिंक इट शुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन। हर भारतीय के लिए ये गर्वान्वित होने का विषय है कि छोटे से छोटा शख्स भी जहां से भी उसकी शुरुआत हो उसको मौका मिलता है। ये कुणाल कामरा टाइप जितने भी लोग हैं, ऑल दीज प्रिविलेज्ड मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, डाइड इन द वूल लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट, ये वही लोग हैं प्रदीप जी। जैसे मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा था मोदी जी के बारे में कि अगली बार जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन होगा तो चाय का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे देंगे। आज तक मैं जानना चाहता हूं मणिशंकर अय्यर से कि भैया आज तक चाय पी रहा है कि नहीं पी रहा है? दिस इज टेरेबल। व्हाट दिस शोज अ सुपरसिलियस elitist outlook. I mean, come on. First time Uddhav Thackeray ji cracked a joke on Eknath Shinde as a rickshaw driver. He lost popularity. That's right. He lost popularity, and the election results. And went against his own father. Yes,
Yes, went yes. against his own father. बाला साहब ठाकरे ने ना जाने कितने लोगों को कहां से उठा करके उनको इतना बड़ा नेता बना दिया। नारायण राणे का उदाहरण आपके सामने है, मनोहर जोशी जी का उदाहरण आपके सामने है, रामदास कदम जी का उदाहरण आपके सामने है। प्रदीप जी, छगन भुजबल जी को ले लीजिए, तो ये सब बाला साहब ठाकरे की देन है। जब उद्धव ठाकरे जी ऐसी बात करते हैं तो वो बाला साहब ठाकरे की तौहीन कर रहे हैं। Let's be very clear. Now Sanjay Raut is promoting the very fact that rickshaw chalak. I mean, whatever थोड़ा बचा I हुआ feel है, good. that was also, I think, सर 20 सीटें हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इन 20 में से 15 जो हैं आगे चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी आप सबको मालूम है, मुझको ऐसा लगता है। प्रदीप जी, you want to say something? That's it. I mean, conclusion? you can't. We should be with. Whenever we see Eknath Shinde ji, whenever we see Prime Minister Modi, it is the I feel aspirations good. of the poor, the determined youth, that if you work hard and things work fine for you, you can reach the highest spots. That's You are right. there. It's a motivation for the whole. I mean, when 99% If of the you people- are an Indian, 99% of the people who come from the lower background, for them it's a great motivation. Pradeep and, ji- and India is changing. I mean, this is the new dream. जो मोदी जी बहरा की एक नया इंडिया, the new India. And this is That's the new right. India. Absolutely. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आप भारतीय हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, जो आप पा नहीं सकते। कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती, बशर्ते आप उसके लिए मेहनत करें। Let's be very clear. Hard work is what matters. At the end of the day, your caste doesn't matter, your religion doesn't matter, where you were born doesn't matter. What matters is how hard you have worked to get there. And this is the new India, and I am very proud of that new India. And working hard and a hope that you will reach, examples of hope that you will reach the top spot. That's right. They are inspiring. I think Eknath Shinde is an inspiration for everybody, for God's sake. Well, that's just about it. I could go on. You know, this is a subject one could go on and on and on and on. And I admire the way he works. I love the way he works. He's absolutely fantastic. Look at the decisive decisions. Look at how decisive he is, the decisions that he takes. Now he Fantastic. takes the decision and he implements it. Immediately. That is the most important thing. And If he is- follows up. Pradeep ji, and follows up. भीड़ में उस व्यक्ति के घर, जो संतोष देशमुख के घर, उनको रिलेटिव्स को बोला कि हम घर बना के देंगे, बना के दिया। जी बिल्कुल दिया। किसी और को बोल दिया कि एक गरीब बच्चा, मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, he was in a rubbish and his mummy was working. He said, I will take care of the education. He took care of the education. That's right. I mean, he's never faltered. Absolutely. Gone back on what he's. I am a fan of Eknath Shinde, let me tell you very frankly. And so is Pradeep ji. And anybody in his right mind would really and truly admire what Eknath Shinde has managed to achieve. And I think this is a shining example of the new India. Well, that's just about it. In tonight's show, आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। और वो घंटी भी बज गई है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भैया। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इट्स योर चैनल, आपका चैनल है। आज जैसा आप जानते हैं, यहाँ पे हम सबको मौका देते हैं। The fastest growing channel in the nation. दैट्स Nation राइट। now. और हम तो इंतजार करते रहे शैलेश पांडे जी का, वो कुछ बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन वो तो चले ही गए। अब क्या करें उसके बारे में, वो उनकी मर्जी। फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद।